हम लोग भैया आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था। मैंने ना अपलोड किया है, पता नहीं शेयर शायद नहीं कर पाया हूँ मैं अभी। अपलोड होने के बाद शेयर कर दूंगा दोबारा। तो उस वीडियो के अंदर आप लोगों को का जो है टॉपिक, कल भी आप लोगों को एग्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो आप लोगों को इसके अंदर शेयर किए थे। और एग का जो टॉपिक था, एग हैंडलिंग वगैरह जो भी था। और आज मैंने कोल्ड स्टोरेज का एक फर्स्ट यूनिट जो थी, फर्स्ट पार्ट था, वो मैंने इसके अंदर यूट्यूब पे डाल दिया है। जिसने सब्सक्राइब किया उसको मिल भी क्या होगा। तो अ, थोड़ा सा उसके अंदर पार्ट रह गया था तो मैं वो कर लेता हूँ। अगर इसमें फिर भी कोई आप लोगों को कुछ लगे भी, कुछ कमी रह गई है, तो आप लोग उसके अंदर मुझे बता देना, ताकि मैं दोबारा फिर हम लोग उसको एक बार देख लें। तो मॉर्निंग के अंदर जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर यही था कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर एक टेबल, एमओएफपीए जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज की उन्होंने ज़रूरत बता रखी थी। और उसके हिसाब से हम लोग अराउंड 92,000 करोड़ जो रुपए का जो लॉस है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, वो हम लोग कर देते हैं। और हम लोग अगर माने तो एक बहुत बड़ा लॉस हम कह सकते हैं कि वो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। और अ, तो जो अगर हम लोग को इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज की आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को भी? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ क्लियर नहीं है। यार आवाज़ तो मैं आज पूरे ओपन में खड़ा हुआ हूँ इसलिए। चलो देखते हैं, रेंज का नहीं तो रिकॉर्डिंग तो लगा ही रखा है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे और क्या इलाज है। ठीक है। तो इंडिया हम लोग इंडिया के अंदर उसमें आप लोगों को बताया था कि 25 से 30% जो हम लोग हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस करते हैं। और एक ये ह्यूज अमाउंट बन जाता है। और 92% के आसपास जो हमारा जो कोल्ड स्टोरेजेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हैं। तो अभी भी बहुत से जो हम कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमारे देश के अंदर हमारे अभी भी है। और लेकिन और एक हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोल्ड स्टोरेज किस फ्रूट या वेजिटेबल से रिलेटेड हमें या किस कमोडिटी से रिलेटेड हम लोगों को करना है। वो एक जो भी बंदा जब शुरू करता है या कोई भी कोल्ड स्टोरेज ओपन करना चाहता है, तो उसको इस चीज़ की अच्छी सी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। और आप लोगों को इसके अंदर बताया था कि जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम लोग दो तरीके से बेसिकली स्टोर की अगर हम बात करें करते हैं, कोल्ड लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस जो टेम्परेचर रेंज है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म के केसेस में। और कोल्ड स्टोरेज के अंदर टेम्परेचर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट तक हम लोग कुछ ही कमोडिटी से रिलेटेड जाते हैं, इस जिसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो चिलिंग इंजरी के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा जो हमें ट्रीटमेंट्स हैं उनको वो देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा स्टोरेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं कि हाँ, हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो पेरिशेबल फूड्स हैं, तो उसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर तक चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एक हाईली पेरिशेबल फूड्स, या हम कह सकते हैं कि एनिमल जैसे मटेरियल फूड है, खासकर जो मीट फिश पोल्ट्रीज़ हैं, जो उनसे रिलेटेड जो वो हैं, उनको अगर हमें लोग टेम्परेचर को स्टोर करना है लो टेम्परेचर पे, तो -15 से नीचे हमें जाना पड़ता है। अराउंड -18 के आसपास का जो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज रहती है टेम्परेचर की। उसके अलावा कि जो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जैसे हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल को हम लोग लिविंग फूड स्टफ्स के अंदर हम लोग मानते हैं कि ये लिविंग फूड स्टफ्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल फैट्स की, तो एनिमल फैट को लिविंग फूड स्टफ में नहीं माना जाता। लिविंग फूड स्टफ का मतलब है कि उनके अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, या उनके अंदर वो रिएक्शंस नहीं होती है। तो
ऐसे फूड मटेरियल के अंदर ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करके या लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की कोशिश करते हैं, ताकि उसको उसको प्रॉपर पैक करके और फिर हम लोग कोल्ड स्टोरेज के अंदर उनको स्टोर करके रखते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को उसके अंदर। उसके अलावा हीट लोड के बारे में, कि कहाँ कहाँ से जो हम लोगों को स्टोर को किसी को कोल्ड स्टोर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो काफ़ी जगह से जो हीट लोड्स हैं वो आते हैं। हीट लोड बेसिकली क्या है, वो चीज़, वो पार्ट, या वो हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीन है या कहीं से कोई लीकेज है, या हमारा फूड मटेरियल कितना हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे वहाँ पर वर्कर्स कितने हैं वो भी हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोर के अंदर अगर फ़ैन लगा हुआ है, सर्कुलेटिंग जो फ़ैन हम जिसको बोलते हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, कितनी बार डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, और भी मिसलेनियस कुछ लोड्स आ जाते हैं। उन लोड्स को कैलकुलेट करके ही हम लोग जो हमारा कूलिंग सिस्टम है, या हम लोग कह सकते हैं कूलिंग मशीन, जिससे हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसको हमारे कोल्ड स्टोरेज के अंदर लोड किया इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और ये आप लोगों को टेबल दी हुई थी, ये है आपके नोट्स में अवेलेबल है आप लोगों को, कि कौन कौन से टेम्परेचर और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे के हम लोग बढ़िया अफेक्टिव माना जाता है। जैसे एप्पल के लिए कुछ टेम्परेचर रेंज अलग होती है, आरएच कुछ और होती है, लेमन्स के लिए कुछ हो रहा है, मैंगोज़ के लिए कुछ हो रहा है, पोटैटो के लिए कुछ हो रहा है। उसके अलावा ये नेक्स्ट जो अभी जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ उसके अंदर आप लोगों को बता रखा है ये हार्वेस्टिंग क्या है, हैंडलिंग क्या है, प्रिपरेशन क्या है, कूलिंग क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, ये आप लोगों को उसके अंदर बता रखी हैं। आप लोग उसको एक बार दोबारा देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी ना हो तो आप मुझे शेयर कर देना। पैकेजिंग सिस्टम है, पैकेजिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पैकेजिंग सिस्टम फिजिकल डैमेज से और साथ साथ केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको भी रोकने में हेल्प करता है। फिजिकल डैमेज जैसे कि अगर हम लोग लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एग के टॉपिक में भी पढ़ा था उसके अंदर, कि ट्रेस वगैरह जो होती हैं उनको रखा, उसके अंदर एग्स को रखा जाता है ताकि फिजिकल डैमेज से उनको बचाया जा सके। उसके अलावा जैसे कुछ फूड मटेरियल हैं, जैसे खासकर हाई फैट कंटेंट है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होने से ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे फूड मटेरियल को अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखें, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकिंग वगैरह करें, तो उससे क्या होता है कि फूड की जो शेल्फ़ लाइफ है वो हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके अलावा इट इज़ एसेंशियल दैट द एयर फ्लो इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। एयर फ्लो है वो हमारा है इनके अंदर ये है कि रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, कोई भी है, जो एयर है वो कंटिन्यू मूव करते रहनी चाहिए। उससे हमारे जो टेम्परेचर को मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है। और उसके अलावा जो 2 फुट गैप्स बिटवीन लिफ्ट, हाँ, उसके अलावा यही कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जो जीएमपी के अंदर भी आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वगैरह के अंदर, कि आपको जब भी स्टोर कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, तो कुछ एक चीज़ें जैसे कि दीवार होती है, दीवार से आप लोगों को एक स्पेस छोड़ना होता है ताकि वहाँ पर मूवमेंट भी रह सके, ताकि हम लोगों को अगर कभी सुपरविज़न करना है कि कोई, तो वो उसको किया जा सके। ऐसा नहीं है कि दीवार के साथ लगा के छोड़ दिया। उसके अलावा मशीन्स वगैरह की मूवमेंट है वो प्रॉपर होने के लिए उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सी बॉक्स है या कोई भी पैकिंग है, चाहे वो हमारे जो ये जिसको हम बोल देते हैं बोरियां वगैरह, अगर कोई भी किसी भी तरह के पैकिंग मटेरियल के अंदर अगर हमारा फूड है, तो हमने कितनी ऊंचाई पे उसकी उसकी लेयर हम लोगों को लगाना है, ठीक है। वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोगों ने मान लीजिए जो हमारे सी बॉक्स होते हैं जिसको कार्टून बोलते हैं आप, उनकी लेयर, उसके अंदर हर बॉक्स के ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से कि एक दूसरे के ऊपर वो कितने रखे जा सकते हैं, कितने लोड के साथ, वो उसके अंदर दी होती है। तो हमारे लिए वो भी ज़रूरी होता है ध्यान रखना कि हम लोग उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही एक दूसरे के ऊपर उनको रखें। अगर ज़्यादा हमने रख दिया तो वो भी टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह से हमारा, उससे हमारा जो स्पेस का भी लॉस होगा, क्वालिटी भी लॉस होगा, प्रोडक्ट का भी एक लॉस होगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर लेंथ ऑफ स्टोरेज है, वो डिपेंड करती है मैक्सिमम स्टोरेज। जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए एक स्टैंडर्ड
टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि इतने टेम्परेचर के आप अगर आप इतनी देर तक रखोगे तो वो प्रोडक्ट है वो इतनी देर तक स्टोर रहेगा। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कंपनी हर देश वगैरह जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर उन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रूल रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हर देश का अपना कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। तो उसके हिसाब से जो थोड़ा सा जो डाटा है या हम कह सकते हैं टाइम है, वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने वहाँ पे कितनी किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अगर हार्वेस्टिंग के टाइम में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे हार्वेस्टिंग जो सिस्टम हैं, मशीन्स हैं, वो काफ़ी क्या कह सकते हैं कि अनटेक्निकल टाइप की होती हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ जो हमारे हम लोग बात करें यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में। और इसीलिए जो डैमेजेस जो होते हैं हमारे यहाँ पर, लॉसेस जो होते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं, दोनों ही ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा इन कंपेटेबिलिटी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब हम लोग कोल्ड स्टोरेज की बात करें। इन कंपेटेबिलिटी का मतलब है कि आपको शायद मैंने पहले ही बताया था कि जैसे गार्लिक अनियन है, उनकी बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग उनका एक स्मेल होती है। और वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उस स्ट्रॉन्ग स्मेल का नुकसान क्या होता है कि वो फूड किसी दूसरे के अंदर, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने दूध को ओपन करके उसको रख दिया और साथ के साथ साथ में बराबर में आपने लहसुन या प्याज वगैरह को रख दिया, तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो मिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके कारण उसका जो फ्लेवर है वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की अगर हम एग्जांपल लें तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं जो इथाइलिन प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करते हैं। इथाइलिन एक ऐसा गैस है जो हमारे जो फूड है उनको राइप करने में, पकाने के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ ऐसे फूड मटेरियल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उन फूड मटेरियल को ऐसे फूड मटेरियल के साथ स्टोर करके रखते हैं जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, या काफ़ी टाइम तक हमें रखना है, या फिर हम लोग नहीं चाहते कि वो इतना ज़्यादा जल्दी पकें, तो उसका अगर हम लोगों ने इकट्ठे स्टोर कर दिया तो वो फूड जो मटेरियल जो इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गैस जो दूसरा फूड है या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, वो जब एब्जॉर्ब करेंगे, गैस आएगी उनके पास, तो वो क्या करेंगे, वो भी जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे, और जिसका नुकसान क्या होगा, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो कुछ एक कंपैटिबिलिटी का एक इन्होंने दे रखा है। वाई का मतलब नो क्रॉस सेक्शन, एस आर का मतलब स्लाइटली डेंजर, बी आर का मतलब डेंजर, एंड का मतलब क्रॉस सेक्शन विल टेक प्लेस। और उसके बाद है टेबल, कि इन्होंने एक टेबल फॉर्म दी हुई है कि एप्पल के साथ अगर हम बनाना को स्टोर करें तो कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा इशू हो सकता है। उसके अलावा अगर बनाना को एप्पल के साथ करें तो भी हो सकता है। कैबेज को करें तो स्लाइटली, कैबेज और एप्पल को करें तो स्लाइटली डेंजर है। तो एक ये देर है कि जैसे वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज़ हैं, पोटैटो को अगर हम ऑरेंज के साथ करें या ग्रेप्स के साथ करें या अदर वेजिटेबल्स के साथ करें तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि हमारे फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनके अंदर ऑफ स्मेल या फिर उनका जो इथाइलिन प्रोडक्शन है वो कितना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा है कि ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन जो है बाय रोड ही ज़्यादा किया जाता है। अगर शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो शेल्फ़ लाइफ की एक टेबल जैसे इसमें दी हुई है। एप्पल्स को अगर हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस टेबल के अंदर जितने भी टेम्परेचर दिए हुए हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर दिए हुए हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि ये सेल्सियस में नहीं है। और हमें इतना तो नॉलेज है कि 32 डिग्री सेल्सियस है वो लो टेम्परेचर नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर के अंदर ही काउंट हो जाता है, रूम टेम्परेचर के अंदर काउंट हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसके बाद लेंथ ऑफ स्टोरेज एक दी हुई है, तो आप लोग ये एक गो थ्रू हो जाना, ताकि कई बार 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेजिटेबल्स के अंदर भी इसके अंदर दी हुई है, गार्लिक अनियन की भी दी हुई है, तो अलग अलग तरह की इसके अंदर दी हुई है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक चीज़ का तो हमारे लिए बहुत क्या है जानने वाली, गवर्नमेंट है सब्सिडीज़ बहुत देती है हमारे, जब भी हम कोई कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो सब्सिडीज़ का बहुत बड़ा एक
बेनिफिट मिल जाता है अगर कोई भी बंदा प्लांट लगाना या कोल्ड स्टोरेज अपना लगाना शुरू करना चाहता है तो उसके लिए। उसके अलावा जनरल करेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा आप लोगों ने कितनी कैपेसिटी का चाहिए आप लोगों को कहाँ कौन से एनवायरनमेंट में आप बना रहे हो, किस लॉन्ग टर्म टाइप का बनाना है या शॉर्ट टर्म बनाना है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिज़ाइन के लिए या हम कह सकते हैं कि कुछ एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर काउंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे स्टोरेज फैसिलिटी है वो क्लीन बिफोर फिलिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट है शुड बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट देयर इज़ नो, जैसे आप लोगों को पता है स्टैकिंग, जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर जब किसी चीज़ को जचाते हैं, जैसे कि सी बॉक्स डब्बा है, कार्टून बॉक्स है, एक रख दिया उसके ऊपर दूसरा, उसको हम बोलते हैं स्टैकिंग। तो स्टैकिंग है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो गिर ना जाए या फिर आसपास उसके अंदर एयर सर्कुलेशन होने के चांसेस होने, जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन है वो इजीली हो सके। उसके अलावा जो वॉल्स हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, हीट उसके अंदर से ना ही वो बाहर से ले सके और ना ही अंदर वाली जो हीट है वो उसके अंदर से जाए। फैक्टर्स जैसे कंसीडर है एक क्लीन स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, टेम्परेचर मॉनिटरिंग का ऑप्शन उसके अंदर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए, हैंडलिंग करना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो वो भी प्रॉपर इजीली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारे कोल्ड स्टोरेज वाले टॉपिक के अंदर थी। तो उसके अलावा अगर कुछ भी आप लोग एक बार इसको वीडियो को देख लेना, आपके नोट्स को देख लेना, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है तो आप मुझे बता सकते हो।